तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लेंज़ लॉ। कम्प्लीटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो तीनों पॉइंट्स है, जो एनर्जीज़ होती है, अगर कोई भी हमारा सिस्टम है और अगर उसमें एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा हो, तो अगर उसमें एक एनर्जी अगर डिक्रीज़ कर रही हो तो फर्स्ट एनर्जी इंक्रीज़ करती है, अगर फर्स्ट एनर्जी अगर डिक्रीज़ कर रही हो तो सेकंड एनर्जी इंक्रीज़ करती है। मतलब अगर एक एनर्जी अगर डिक्रीज़ करे तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज़ करती है, अगर दूसरी एनर्जी अगर डिक्रीज़ करे तो पहली एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो अगर हमारा कोई अगर सिस्टम है जहाँ पर अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जो टोटल जो एनर्जी होती है वो होती है कांस्टेंट, जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो यूनिवर्स की जो पूरी जो एनर्जीज होती है वो होती है कांस्टेंट। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पॉइंट हमें ये बताता है जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है और जो एनर्जी है उसको कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पॉइंट हमें ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो हमें ये बताता है कि जो एनर्जी है उसके एग्जिस्टेंस को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब जो एनर्जी है उसको कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो जो लेंज़ेज लॉ है वो परफेक्ट डेपिक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो लेंज़ेज लॉ है वो कॉन्क्लूजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेंज़ेज लॉ। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग लेंज़ेज लॉ के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ जाते हैं लेंज़ेज लॉ के बारे में। ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंस, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये रिज़ल्ट आया कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है या फिर अगर कोई भी कंडक्टर वायर है और उसमें अगर करंट इंड्यूस होता है, तो करंट का नेचर या फिर वो जो करंट इस तरीके का होता है कि वो उस कॉज को अपोज करता है जिसके वजह से करंट उस इलेक्ट्रिकल सर्किटरी या फिर इलेक्ट्रिकल वायर में इंड्यूस हो रहा है या फिर वो करंट का इंडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रिकल सर्किटरी या फिर इलेक्ट्रिकल वायर में। तो इसको समझने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम लोग यहाँ पर अभी सबसे पहले देखते हैं। तो उन्होंने लिया था एक कॉपर कॉइल, या फिर हम लोग सिंपल वे में कंसिडर कर सकते हैं कॉपर कॉइल। और ये जो कॉपर कॉइल है, जैसे कि हमें मालूम है जो कॉपर होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो कॉपर है ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को सेंस करेगा, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा और ये जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अक्रॉस होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी नॉर्थ से एंड होगी साउथ से। जैसे कि हमें मालूम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं एग्जिस्ट करती है या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं है और उसके विसिनिटी में अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर रखें तो उस कंडक्टर में इंड्यूस होता है करंट। उसका बेसिक सा रीज़न ये होता है कि अगर कहीं पे भी अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर टाइम वेरिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो एज़ पर दी 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, तो वहाँ पर होगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से अगर कहीं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहाँ पे होगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मतलब अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही हो तो होगी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि हमें मालूम है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कॉपर के एटम्स के कॉपर में जो एटम्स होते हैं उसके जो वैलेंस सेल के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंडेड होते हैं वो तो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो कॉपर में जो एटम्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में जो कि लूजली बाउंडेड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर अगर कहीं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है करंट, या फिर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्रिएट होगी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो कॉपर कॉइल होगा उसमें होगा इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं कंसीडर करेंगे, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा था कि करंट इंड्यूस कैसा होता है। तो फिर ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर जब ये मैग्नेट को हम लोग ये कॉइल के क्लोज लेके जाएंगे तो एक कॉइल में इंड्यूस होगा करंट। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं सेम मैग्नेट है। हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जब तक कि ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है, जब तक कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉपर वायर के कांटेक्ट में नहीं आती है, तब तक के ये जो कॉपर वायर या फिर ये जो कॉइल होगी उसमें करंट नहीं इंड्यूस होगा। जैसे अगर ये 1% भी अगर मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के अगर कांटेक्ट में आ जाती है तो ये कॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से ये जो कॉइल होगा उसमें करंट इंड्यूस होगा। मतलब जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉपर वायर के साथ लिंक नहीं करती या फिर कंडक्टर के साथ या फिर ये कॉइल के साथ लिंक नहीं करती है तब तक के कॉइल में कोई करंट नहीं इंड्यूस होने वाला। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक करेंगी तो ये कॉइल में इंड्यूस होगा करंट। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है मैग्नेट को हमने क्लोज लेके गया
और मैग्नेट को क्लोज लेके गया और ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल के साथ लिंक करी। तो ये कॉइल के साथ लिंक करने की वजह से जो कॉइल होगा इसमें इंड्यूस होगा करंट। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये एंड पर क्रिएट होगा नॉर्थ पोल, ये एंड पर क्रिएट होगा साउथ पोल। और ये जो नॉर्थ पोल होगा ये मैग्नेट को रिपेल करेगा, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है अगर नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे के क्लोज में आते हैं तो रिपल्शन फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो कॉइल के जो इस एंड पर जो नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, ये जो नॉर्थ पोल होगा ये मैग्नेट को करेगा रिपेल, जिसके वजह से जो मैग्नेट होगा वो कॉइल के और क्लोज नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो करंट का जो डायरेक्शन है वो या फिर जो करंट का जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से कि वो उस कॉज को अपोज कर रहा है, जिसके वजह से करंट ये सर्किट में या फिर ये कॉइल में इंड्यूस हुआ है। मतलब ये जो करंट है ये मैग्नेट को रिपेल कर रहा है या फिर जो मैग्नेट है इसको अपोज कर रहा है, जिसके वजह से जो करंट है ये इस कॉइल में इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली समझ सकते हैं, जो लेंजेस लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई भी अगर कॉइल में अगर करंट इंड्यूस होता है, फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में अगर करंट इंड्यूस होता है तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो उस कॉज को अपोज करता है, जिसके वजह से जो करंट है वो कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। बेसिकली जो लेंजेस लॉ का मेन जो यूज़ होता है वो करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तब तक कि हमने ये देखा है कि जो मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट को हम लोग कॉइल के क्लोज लेके जाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने की वजह से ये जो कॉइल होगी इसमें करंट फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये एंड पर क्रिएट होगा नॉर्थ पोल, ये एंड पर क्रिएट होगा साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल होगा ये मैग्नेट को अपोज करेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेट होगा ये कॉइल के और क्लोज नहीं आ पाएगा। तो जब ये मैग्नेट और क्लोज नहीं आ पाएगा और जब ये रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा, जब ये मैग्नेट के ऊपर रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगी तो जो मैग्नेट होगा ये दूर जाने लगेगा, ये जो कॉइल के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेट होगा वो दूर जाने लगेगा। तो जब मैग्नेट दूर जाने लगेगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, पहले अगर हम लोग देखें जब ये मैग्नेट क्लोज में आ रहा था तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स का जो डायरेक्शन था वो ये डायरेक्शन था, जिसके वजह से करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ और ये एंड पर क्रिएट हुआ नॉर्थ पोल, ये एंड पर क्रिएट हुआ साउथ पोल। और ये जो नॉर्थ पोल है ये करेगा मैग्नेट को रिपेल, जिसकी वजह से जो मैग्नेट होगा वो दूर जाने लगेगा। जब ये मैग्नेट दूर जाने लगेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। जब मैग्नेट जब राइट हैंड साइड की तरफ जब मूव करेगा रिपल्शन फोर्स के वजह से, तो जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसके वजह से जो करंट जो इंड्यूस हुआ था ये डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पर क्रिएट होगा साउथ पोल और यहाँ पर क्रिएट होगा नॉर्थ पोल। और सिमिलरली जो साउथ पोल होगा ये मैग्नेट को अपने तरफ करेगा अट्रैक्ट, ये मैग्नेट को और दूर जाने नहीं देगा, ये मैग्नेट को अपने तरफ करेगा अट्रैक्ट, जिसके वजह से अगेन सेम प्रोसेस होगा। मैग्नेट ये कॉइल के क्लोज में आएगा, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेंगी ये कॉइल के साथ, ये कॉइल में इंड्यूस होगा करंट और ये करंट इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्रिएट होगा मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक नहीं करती है तब तक के मैग्नेट में रहेगा मोशन। जैसे ही ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक करेंगी तो जो मैग्नेट का जो मोशन होगा उसमें आने लगेगा डिक्रीमेंट, या फिर जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें आने लगेगा डिक्रीमेंट। तो ये अब हमने लेंसेज लॉ समझ गया। अब जो साइंटिस्ट थे एमिल लेंस, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उसके हिसाब से हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में करंट का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि वो कॉज को अपोज करता है। अभी हम लोग सेम प्रोसेस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था। वो एग्जाम्पल में हमने ये देखा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से गिर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आता है कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में आता है कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट। मतलब एक एनर्जी अगर इंक्रीज़ करती है तो दूसरी एनर्जी करती है डिक्रीज़। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मूव कर रहा है और ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल के क्लोज में नहीं है। मतलब ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल के साथ लिंक नहीं हुई है और मैग्नेट मूव कर रहा है और मैग्नेट का मोशन है, जिसके वजह से मैग्नेट में है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला था जब तक कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक नहीं करेंगी तब तक के कॉइल में करंट नहीं इंड्यूस होने वाला। तो कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने मूव किया जिसकी वजह से मैग्नेट में आएंगी काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी तब तक के इंक्रीज़ करती रहेंगी जब तक कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक नहीं करे। जैसे ही ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक करेगी तो कॉइल में इंड्यूस होगा करंट।
करंट इंड्यूस होने की वजह से ये जो कॉइल होगा इसमें क्रिएट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी तब तक इंक्रीज करेंगी जब तक ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक नहीं करे, जब तक। और जैसी काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसी ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक करेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी में आने लगेगा डिक्रीमेंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आने लगेगा इंक्रीमेंट, जिसका हमने रीज़न देखा है। जैसे कि अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक होती है तो उस केस में कॉइल में इंड्यूस होता है करंट, ये मैग्नेटिक पोलैरिटी क्रिएट होती है और ये जो मैग्नेटिक जो पोलैरिटी होती है, ये जो मैग्नेट होता है उसके मोशन को रिपेल करती है या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें आने लगता है डिक्रीमेंट। तो जब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक करेंगी तो जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें आने लगेगा डिक्रीमेंट और ये जो कॉइल होगी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आने लगेगा इंक्रीमेंट। सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ज़ीरो और ये जो कॉइल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। जैसे कि हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आता है कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट, पोटेंशियल एनर्जी में आता है कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड के एकदम क्लोज में होता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, और जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से हीट या फिर साउंड में कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है। अभी हम लोग देखते हैं जब ये कॉइल जब ये मैग्नेट को रिपेल करेगी तो जब ये, जैसे कि मैंने बोला था लेंज़ेज लॉ में हमने देखा था कि जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल होगा ये अभी मैग्नेट को करेगा रिपेल, जिसके वजह से जो मैग्नेट की जो मैग्नेट का जो मोशन होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा और रिपल्शन फोर्स के वजह से अगेन जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। तो जब ये मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो ये मैग्नेट मूव करेगा, ये कॉइल से दूर जाएगा। तो उस केस में जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये कॉइल के साथ लिंक कर रही थी वो डिक्रीज़ करना चालू कर देंगी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये कॉइल के साथ लिंक कर रही थी वो कम होना चालू कर देगी, जिसके वजह से जो करंट होगा या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने लगेंगी। इन शॉर्ट जब ये मैग्नेट ये कॉइल के क्लोज में आएगा तो उस केस में जो मैग्नेट की सबसे पहला मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, जब तक कि ये जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के साथ लिंक नहीं कर रही है तब तक। जैसे ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ करने लगेंगी लिंक, कॉइल में इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होने की वजह से ये पोलैरिटीज़ क्रिएट होगी और ये जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट के मोशन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी और जैसे कि हमने बात किया था ये जो कॉइल है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी उतनी ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैग्नेट की वो डिक्रीज़ करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी मैक्सिमम। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी मैक्सिमम और यहाँ पर नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा और साउथ पोल का भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो जो नॉर्थ पोल होगा ये मैग्नेट को करेगा रिपेल, जिसकी वजह से जो मैग्नेट होगा वो मूव करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसके वजह से अगेन मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो है कांस्टेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो प्रूव्ड होता है या फिर वो आता है यहाँ पर कि जो कोई भी जो सिस्टम होता है उसकी जो एनर्जीज होती है वो होती है कांस्टेंट जब तक कि उस सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सिस्टम है वो अपने आप काम कर रहा है, इसमें हम लोग कुछ वर्क डन नहीं कर रहे, या फिर अगर हम लोग वर्क डन कंसिडर भी कर लेते हैं तो हम लोग सिर्फ एक बार ये मैग्नेट को हम लोग करेंगे पुश, जिसके वजह से जो मैग्नेट होगा वो मूव करेगा ये कॉइल की तरफ, ये कॉइल, और जैसे ये कॉइल पे क्रिएट होगा नॉर्थ पोल तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो कि पूरी जो एनर्जीज होगी ये पूरे सिस्टम की वो होने वाली है कांस्टेंट। तो जो लेंज़ेज लॉ है वो ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि जो पूरे जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है वो होती है कांस्टेंट। अभी हम लोग देखते हैं अगर लेंज़ेज लॉ अगर ऐसा बोलता कि जो करंट जो इंड्यूस होगा सर्किटरी में वो अपोजिंग नेचर का नहीं, वो सपोर्टिंग नेचर का होगा। अगर वो सपोर्टिंग नेचर का होता तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता वायलेशन।
अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर उस केस में वायलेशन होता तो लेंजेस लॉ का भी वायलेशन होता। मतलब अगर लेंजेस लॉ का वायलेशन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होगा, और अगर लेंजेस लॉ का वायलेशन अगर नहीं होता है, जो कि बेसिकली नहीं होता है, जो कि हमें ये बोलता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो होता है अपोजिंग नेचर का, तो वायलेशन नहीं होता है लेंजेस लॉ का, जिसके वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी वायलेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो लॉ लेंजेस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कम्प्लीटली रिलेटेड है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहला बोला, अगर ये जो यहाँ पर जो पोलैरिटी जो क्रिएट हो रही है, मतलब ये जो करंट जो इंड्यूस होगा उसका नेचर कुछ इस तरीके से होगा कि वो सपोर्टिंग नेचर का होगा, वो अपोजिंग नेचर का नहीं होगा। मतलब ये वाला जो एंड होगा वहाँ पर कंटिन्यूसली साउथ पोल क्रिएट होगा, और ये वाला जो एंड होगा वहाँ पर कंटिन्यूसली नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ये साउथ पोल ना ही नॉर्थ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल बनेगा, और जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो इस केस में बेसिकली होगा क्या, ये जो साउथ पोल होगा ये मैग्नेट को करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट। जब ये मैग्नेट को करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट, तो जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के साथ करेंगी लिंक। कॉइल के साथ लिंक करने की वजह से वही सिमिलरली करंट इंड्यूस होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर क्रिएट होगा साउथ पोल, यहाँ पर क्रिएट होगा नॉर्थ पोल। करंट फ्लो होने की वजह से ये जो साउथ पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज करने लगेगा। मतलब जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के क्लोज आते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो लिंकिंग होगी कॉइल के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिसके वजह से जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो साउथ पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, या फिर जो साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली नॉर्थ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसके वजह से मैग्नेट की मतलब जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी, और सिमिलरली ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस लिंक करने के साथ ये कॉइल के हमें हाई अमाउंट ऑफ मैसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी, जो कि कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है अगर लेंसेज लॉ हमें ये बोलता कि जो करंट जो इंड्यूस होगा वो सपोर्टिंग नेचर का होगा। तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हमें मिल रही है फ्री में एनर्जी, फ्री में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, और जैसे कि हमें मालूम है जो एनर्जी है वो कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, वो मगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मगर यहाँ तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा नहीं है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो रही है, यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली एनर्जी क्रिएट कर रहा है। मगर अगर हमें एनर्जी क्रिएट करना हो, हम लोग सबसे पहले एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है, और एनर्जी का कन्वर्जन करने के लिए हमें सिस्टम पे करना होता है वर्क डन। मगर यहाँ पर सिस्टम खुद ही काम कर रहा है, यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है वायलेशन। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर कोई भी अगर हमारा सिस्टम है जहाँ पर एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर एक एनर्जी अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट से गिरता है, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आता है डिक्रीमेंट। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सिमिलरली कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, जो कि है कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है वायलेशन, अगर लेंसेज लॉ हमें ये बोलता कि जो करंट जो इंड्यूस होगा वो होगा सपोर्टिंग नेचर का। तो अगर लेंसेज लॉ का अगर वायलेशन होता है तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी वायलेशन होता है। मगर लेंसेज लॉ हमें बेसिकली ये नहीं बोलता है, लेंसेज लॉ हमें ये बोलता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो होता है अपोजिंग नेचर का, जिसकी वजह से जो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ज़ीरो, और जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है और मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करने लगती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ करती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और पूरे सिस्टम की जो टोटल जो एनर्जी होती है वो होती है कांस्टेंट। तो हमने ये देखा कि जो लेंसेज लॉ है वो कैसा रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन, जैसे कि मैंने बोला था थोड़े टाइम पहले, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं अगर स्पेसिफिकली अगर पावर प्लांट की बात करूँ, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू क्रिएट होती है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्रिएट हो रही है। यहाँ पर सिस्टम खुद ब खुद काम कर रहा है, मगर उस केस में हमें सिस्टम पे काम करना होता है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी पे हमें काम करना होता है, जिसकी वजह से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन शॉर्ट अगर एनर्जी कन्वर्ट करना होता है या फिर एनर्जी कन्वर्जन करना होता है तो हमें करना होता है सिस्टम पे वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, या फिर कभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दो एनर्जीज एक्ट कर रही है, और जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल भी कंसिडर किया था, एक ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट से गिरता है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आता है इंक्रीमेंट, पोटेंशियल एनर्जी में आता है डिक्रीमेंट, और जिसकी वजह से टोटल एनर्जीज होती है कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, इसको पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हीट डिसिपेशन कंसीडर करें तो हम अगर कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए मैं वो नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट। और जैसे कि सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा था कि अगर वायलेशन होता है, तो अगर लेंज़ेस लॉ का वायलेशन होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी वायलेशन होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और दोनों जो एनर्जीज होती है काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करने लगती है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो लेंज़ेस लॉ है वो कैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है।